ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री पृथ्वीनाथ शर्मा का लिखा नाटक नया रूप। आए 12:35 हो गए। वो आती ही होगी। ओह, मैं कैसी उलझन में फंस गया हूं। रानी से विवाह करूं या राधिका से? राधिका मेरी हृदयेश्वरी बन चुकी है और वो रानी, ओह, मुझसे कैसी भूल हुई। पीसीएस की परीक्षा पास करने के बाद मैंने वो वायदा क्यों किया? अब मैं कोई मामूली क्लर्क नहीं, मजिस्ट्रेट हूं। मैं दूसरों की किस्मतों का फैसला करता हूं। क्या मैं अपनी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता हूं। रानी से मेरी सगाई तब हुई थी जब मैं एक मामूली क्लर्क था। क्लर्की के दौरान मैंने मेहनत की। मैं पीसीएस की परीक्षा में बैठा और पास हुआ। बेटा रोशनलाल, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। सब आपके आशीर्वाद का फल है मास्टर जी। बेटा, तुमने अपने नाम को सार्थक करके अपने वंश का नाम ऊंचा कर दिया। बेटा, तुम्हारी सफलता की खबर सुनकर सबको बहुत खुशी हुई। जी, वो तो होनी ही थी। सुनो बेटा। कहिए मास्टर जी। तुमसे एक आवश्यक बात करनी है। कहिए। देखो बेटा, मैं स्पष्टवादी हूं, इसलिए साफ बात करूंगा। मैं ध्यान से सुन रहा हूं। बेटा, तुम पीसीएस हो गए हो। थोड़े दिनों तक तुम मजिस्ट्रेट की कुर्सी संभाल लोगे, पर मैं वही गांव का गरीब मास्टर ही रहूंगा। फिर? वैसे तो मेरी बेटी की तुमसे सगाई हो चुकी है, फिर भी अब कई धन कुबेर अपनी अपनी लड़की का संबंध करने के लिए तुम्हारे पास पहुंचेंगे, तुम्हें कई प्रकार के प्रलोभन देंगे। हाँ, ऐसे कुछ धन कुबेर मेरे पास पहुंच चुके हैं। मेरा अनुमान ठीक निकला। बेटा, धन में बड़ी शक्ति है, इसलिए तुम मैं शायद फिसल जाऊं। ऐसा मैं नहीं कहता, फिर भी मैं साफ साफ जानना चाहता हूं कि इस विषय में तुम्हारे क्या विचार हैं। मास्टर जी, जितना क्षुद्र आप मुझे समझते हैं उतना क्षुद्र शायद मैं नहीं हूं। अरे बेटा, तुम तो बुरा मान गए। मास्टर जी, मैं साफ कहता हूं कि रानी के साथ हो चुकी सगाई को मैं नहीं तोड़ूंगा। जियो बेटा, तुमसे यही आशा थी। लेकिन इसके साथ एक शर्त है। कैसी शर्त? आपकी बेटी रानी केवल मैट्रिक पास है। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि केवल मैट्रिक पास लड़की मेरे स्टेटस के अनुरूप न हो सकेगी। इसलिए यदि आप अपनी बेटी को किसी उच्च कोटि के कॉलेज में पढ़ाने का प्रबंध करते हैं तो मैं धन कुबेरों के प्रलोभनों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन बेटा, ऊंची शिक्षा के लिए रानी को कॉलेज में पढ़ाना क्या आवश्यक है? एकदम आवश्यक है। बेटा, मैं गांव के स्कूल का एक गरीब मास्टर हूं। कॉलेज की पढ़ाई के लिए रानी को जालंधर या अमृतसर शहर में रहना होगा, हॉस्टल में ठहरना होगा। इतना खर्च उठाना कुछ मुश्किल नजर आ रहा है। सुनो बेटा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं रानी को घर पर कॉलेज से कहीं अच्छा पढ़ा सकूं। मुझे यह मंजूर नहीं। क्यों? कॉलेज के वातावरण के बिना रानी की शिक्षा अधूरी रहेगी। ओह, आपकी लड़की को जालंधर या अमृतसर के किसी अच्छे कॉलेज में दाखिल होकर कम से कम बीए करना ही होगा। इसके बिना मेरी सामाजिक आकांक्षा तृप्त न हो सकेगी। आप सोच लीजिए। और बेटा, अब सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि तुम्हारा निश्चय अटल है तो वही होगा जो तुम चाहते हो। भगवान मेरे सहायक होंगे। मैं मेहनत करके, ट्यूशन करके धन कमाऊंगा और अपनी बेटी को तुम्हारे योग्य बनाने के लिए अमृतसर के किसी अच्छे कॉलेज में कम से कम बीए तक तो जरूर पढ़ाऊंगा। लेकिन बेटा, क्या तुम तब तक इंतजार कर सकोगे? जरूर करूंगा, मैं वचन देता हूं। बेटा, तुमने मेरी लाज रख ली। ओह, बिना सोचे समझे वो वचन देकर मैंने कितनी बड़ी भूल की।
लेकिन लेकिन तब तक राधिका से मेरी भेंट ही कहां हुई थी। मुझे क्या पता था कि राधिका के पिता लाला लालचंद बचपन में मेरे पिता के शिष्य रह चुके थे और अब अमृतसर में कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी हैं, पुराने नेता हैं, सरकार में बहुत प्रभाव रखते हैं। अखबार में मेरे पीसीएस में आने की खबर पढ़कर वे अमृतसर से जालंधर आए थे बधाई देने के लिए। मेरी पोस्टिंग में 6 महीने लग सकते थे, लेकिन लाला लालचंद ने पंजाब सरकार के बड़े अधिकारियों से मिलकर कुछ ही दिनों में अमृतसर में मजिस्ट्रेट के पद पर मेरी पोस्टिंग करा दी और आने जाने के लिए अपनी कार मेरे हवाले कर दी। और फिर राधिका से, हाँ, मैं तो पहली भेंट में ही राधिका की ओर आकर्षित हो गया था। बीए पास, अजंता की सुंदरियों से रूपवती, संगीत और चित्रकला में प्रवीण, कविता और कहानी लिखने में निपुण। इतना ही नहीं, बीए के बाद वो कला की ऊंची शिक्षा के लिए शांति निकेतन चली गई थी। और फिर जब राधिका दुर्गा पूजा की छुट्टियों में अमृतसर लौटकर आई तो घर बाहर रोज उससे भेंट होने लगी। राधिका जी, शांति निकेतन तो आपको खूब भाया होगा। जी हाँ। आपकी साड़ी से तो लगता है आप बिल्कुल बंगाल में ही हो गई हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं। हाँ, इस साड़ी पर ये कमल फूल मैंने ही चित्रित किए हैं। बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। कमल का फूल है भी बहुत आकर्षक। हमारे यहाँ पंजाब में तो ये बहुत कम दिखता है, किंतु उधर बंगाल में लाल, पीले, नीले सभी रंगों के, सभी भांति के कमल फूल तड़ागों में नेत्रों को मोहने के लिए जाल सा बिछाए रहते हैं। जल की शैया पर पड़े हुए हवा के झोंकों से थिरकते कमल फूल वहां स्वर्गिक दृश्य उपस्थित करते हैं। अरे, आप तो कविता भी करने लगी राधिका जी। क्यों ना हो, कविंद्र की विश्व भारती की छात्रा जो ठहरी। खैर, इधर आज एक संगीत गोष्ठी हो रही है जिसमें रेडियो के कुछ बड़े कलाकार भी आ रहे हैं। कब हो रही है? यही कोई 10-15 मिनट बाद। आप जाना चाहेंगे क्या? अवश्य, किंतु उस भीड़ में अब शायद अच्छा स्थान न मिल सके। उसकी आप चिंता ना करें, आखिर आप एक मजिस्ट्रेट के साथ जा रही हैं, स्थान हमारे लिए वहां सुरक्षित रहेगा। बल्कि यूं कहना चाहिए, जब तक मैं वहां पहुंचूंगा नहीं, संगीत गोष्ठी आरंभ ही नहीं होगी। आइए चलिए। अरे, हम दोनों को यहाँ बाग में अकेले छोड़कर आपकी मम्मी कहाँ चली गई? इस बाग के उस कोने पर साधु महात्माओं का एक मठ है। इस समय वहाँ कीर्तन होता है। मुझे विश्वास है कि माताजी वहीं पहुंच गई होंगी और वहां उन्हें अपनी साथिनी मिल गई होंगी। तो राधिका जी, परसों आप वापस अपने प्रिय शांति निकेतन में पहुंच जाएंगे। परसों तो नहीं, हाँ, 5वें दिन अवश्य यात्रा का अंत हो जाएगा। आप तो अपने स्वप्नों की सृष्टि में चली जाएंगी और मैं आपको बहुत मिस करूंगा राधिका जी। सच? आपकी कृपा से मेरी छुट्टियां इस बार बड़े मजे से गुजरी हैं। ये जानकर संतोष हुआ। मुझे तो सदा ये भय लगा रहता था कि कहीं आप मुझसे बोर न हो जाए। नहीं नहीं, आपका साथ तो। शायद आपकी मम्मी। नहीं, वो हंसती खिलखिलाती लड़कियां शायद यहाँ की गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं हैं। हाँ, वही तो है। शायद यहाँ बाग में पिकनिक मनाने आई हैं। मैं जब इस कॉलेज में पढ़ती थी तो। अरे, आप उन लड़कियों को यूं गौर से क्यों देख रहे हैं? कोई जान पहचान की लड़की? अरे हाँ, याद आया, आपकी वो मंगेतर रानी भी तो इसी कॉलेज में पढ़ती है। क्या वे उस झुंड में है? अरे, आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, मैं उसे देखना चाहती हूँ। उनमें से कौन सी रानी है? वही जो 3 लड़कियां उधर बेंच पर जाकर बैठ गई हैं ना। हाँ हाँ। बीच में वो जो सफेद खादी की सलवार और कमीज पहने हुए, सफेद ओढ़नी ओढ़े हुए, निहायत सादी सी लड़की। मैं जान गई। अरे, आप कहाँ जा रही हैं? आपकी रानी से मिलने। नहीं 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 नहीं, क्या? और हाँ,
उसका पूरा नाम रानी ही है ना? गांव में तो यही पूरा नाम था, पर कॉलेज पहुंचकर अगर उसने फिल्म स्टार की तरह अपना नाम बदल लिया हो तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन आप उससे मिलना क्यों चाहती हैं? आप कहते हैं तो मैं नहीं जाती। मैं रोक तो नहीं रहा। मजिस्ट्रेट साहब, संभालिए अपनी रानी को। इन्होंने नाम बदला तो नहीं? नाम बहुत सुंदर है, बदलेंगे क्यों? मेरे बारे में कह रही हैं आप? हाँ, मेरा नाम तो एकदम ग्रामीण है। नाम तो आपका सुंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप स्वयं जो इतनी सुंदर हैं। अभी से मेरा उपहास आरंभ हो गया। मैं सच कह रही हूँ बहन। क्या है आपका नाम? पुराने ढंग का नाम, राधिका। न राधा, न कृष्ण, न इधर की न उधर की। सोचती हूँ इसे बदलकर राका कर लूं। ये अनर्थ में करिएगा राधिका जी। जो राधिका में अर्थ गांभीर्य है वो राका में कहाँ? कॉलेज की पढ़ाई आपके अनुकूल बैठ रही है। नहीं नहीं, बात यह है कि चुप क्यों हो गई? इसलिए कि छोटा मुंह बड़ी बात कहने जा रही थी। अच्छा, मैं चलूंगी, मेरे साथी ने बात जो रहे होंगे। नमस्कार। बड़ी अद्भुत है आपकी रानी। मेरी रानी अभी कहाँ? आपकी मंगेतर जो है। मंगेतर होने से क्या होता है? मेरी तो तभी बन सकेगी यदि इस कॉलेज से बीए पास कर लेगी। बीए पास करने में तो अभी उसे कम से कम 2 वर्ष लगेंगे। क्या इतनी लंबी प्रतीक्षा आप दोनों के प्रति अन्याय नहीं होगा? कभी कभी वचन निभाने के लिए हमें अपने प्रति अन्याय भी करना पड़ता है। तो आपको केवल वचन बांधे हुए है? हाँ, और क्या बांध सकता है? मोहजाल। मोहजाल? नहीं, मैं अभी उसे नहीं उलझा। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। हाँ, मैं रानी के बाप को वचन देकर बड़ी ही विचित्र परिस्थिति में फंस गया था। यह सच है कि रानी के प्रति मेरे मन में कोई मोह प्यार नहीं था। यह बात उस दिन बाग में और भी स्पष्ट हो गई जब मैंने रानी और राधिका को एक साथ देखा। रानी एकदम अजनबी थी और राधिका चिर परिचित, मेरी हृदयश्वरी। राधिका शांति निकेतन चली गई। मैं ही जानता हूं कि ये 2 साल मैंने उसके विरह में किस तरह तड़प कर बिताए। कल राधिका अपने शांति निकेतन की शिक्षा पूरी कर वापस अमृतसर आ गई है। कल रात उसके पिता लाला लालचंद ने मुझे खाने पर बुलाया था। राधिका अजंता और एलोरा की प्रतिमा सी सुंदर, अप्सरा सी मोहक लगी। हाँ, उसकी मां ने उसके रिश्ते की बात चलाई थी। कहीं और लड़की भी उनकी नजर में है। नहीं, मैं राधिका को किसी और की ना होने दूंगा। वो मेरी है। आज मुझे लंच के लिए बुलाया गया है। कार लेकर स्वयं राधिका मुझे ले जाने के लिए आ रही है। वो आ गई। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। मुझे उससे विवाह करना ही होगा, करना ही होगा। रानी की माँ, रानी की माँ। क्या बात है? रानी क्यों? इतने घबराए हुए क्यों हो? शहर में क्या हुआ? रोशनलाल ने विवाह कर लिया। विवाह कर लिया? कब? किसके साथ? लालचंद की लड़की के साथ। सच? आपको कैसे पता चला? अभी उन दोनों को देखकर आया हूं। इतना पढ़ लिख कर, इतना उन्नत होकर, ये धोखा। उससे ऐसी आशा तो न थी। अब क्या होगा? होगा क्या? लालचंद की लड़की राज करेगी और अभागी रानी। पिताजी, मेरा बीए का नतीजा निकल गया। ये देखिए तार। देखो, बहुत खूब। यूनिवर्सिटी में प्रथम। शाबाश बेटी। आशा तो नहीं थी, किंतु भाग्य ने खूब साथ दिया है। भाग्य ने साथ दिया है या फूट गया है? कैसे? अजी, मैं कहती हूँ रानी को भी तो बता दो। रोशनलाल ने विवाह कर लिया है। विवाह कर लिया है? राधिका से? हाँ। सो तो निश्चित था। निश्चित था? कब से? जब से वो अमृतसर गए हैं। क्या उनकी सगाई हो गई थी? नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता चला? मुझे 2 वर्ष पहले मैंने कुछ देखा था और मेरे हृदय ने उसका अनुमोदन किया था। अरे, हमें तो बता दिया होता। इससे लाभ यही कि उसे समझाते बुझाते। इससे कुछ नहीं बन सकता था। अरे, हम संबंध तो तोड़ सकते थे। तब हमने तुम्हारी बीए की पढ़ाई पर
पहाड़ सा खर्च तो ना उठाना पड़ता। तुम्हारे पिता इस उम्र में सुबह शाम ट्यूशन तो ना करते फिरते। इसके लिए तो दोषी अवश्य हूँ, और मुझे खेद भी बहुत है। किंतु बेटी, मुझे किंचित भी खेद नहीं। यदि ऐसा ही परीक्षा फल तुम प्रदर्शित करती रहो तो मैं 100 वर्ष तक फिर वैसा ही परिश्रम करने को तैयार हूं। परंतु मैं तैयार नहीं। जिस बात के लिए हम पढ़ा रहे थे, जब वही नहीं रही तो पढ़ाई व्यर्थ है। मैं अब पढ़ाई छोड़ ना सकूंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पिताजी? नहीं, पिताजी को अब मैं जरा भी कष्ट न दूंगी। एक तो मुझे अब यूनिवर्सिटी की ओर से स्कॉलरशिप मिलेगा, दूसरे बाप की कृपा से इस योग्य हो गई हूँ कि मैं स्वयं ट्यूशन कर सकूंगी। इस तरह मेरी पढ़ाई का खर्च। लेकिन बेटी, इससे लाभ? अपने भविष्य को संवारने का एक प्रयत्न। तो फिर शहर में पढ़ने जाओगी? जी। अजी सुन रहे हो? हाँ, मुझे तो इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं दिखता। इसकी उम्र जानते हो कितनी हो गई है? उम्र? हाँ, इसीलिए इस उल्टी राह को छोड़िए और इसके लिए योग्य वर की तलाश कीजिए। मुझे अब विवाह नहीं करना है। क्या कहा? विवाह नहीं करेगी? अरे विवाह नहीं करेगी तो क्या पढ़ लिख कर बाबू बनेगी? माँ, आकांक्षा तो बाबू से कुछ अधिक बनने की है, पर हो सकता है बाबू बनकर ही रह जाऊं। अच्छी, आप चुप क्यों हैं? क्या ये हमारी लड़की बोल रही है? शहर के कॉलेज में पढ़कर ये तो बेमुहार हो गई है। तो बेटी, क्या करने का इरादा है? पिताजी, इधर अनेक कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और संविधान के अनुसार उनमें भाग लेने की हमें भी वही सुविधाएं हैं जो पुरुषों को हैं। इसलिए योग्य शिक्षा प्राप्त कर लेने पर उन्हीं में भाग लूंगी। लेकिन बेटी, औरतों का काम तो घर संभालना है, ना कि पुरुषों से होड़ लेना। माताजी, क्षमा कीजिए। जब पुरुष अन्याय करेगा तब उसे ठीक राह पर लाने के लिए नारी को उससे होड़ लेनी होगी। सुनी इसकी बात? सुनी? मुझे तो इसकी बात ठीक जचती है। हाय हाय, ये भी देखने को बधा था भाग्य में। गांव में ये कार किसकी आ गई? कार? हाँ, ये तो हमारे ही दरवाजे पर आकर रुकी है। अरे उसमें से एक लड़की इधर ही आ रही है। ये तो मेरी सखी विभा है। आओ विभा, आओ। अचानक कैसे आ गई कार लेकर? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। लेने आई है? विभा, ये मेरी माताजी हैं। नमस्ते। और ये पिताजी। नमस्ते। जीती रहो। आज शाम को रानी की अद्भुत सफलता पर कॉलेज में समारोह हो रहा है। पर आज ही तो परीक्षा फल निकला है। हाँ, किंतु प्रतीक्षा के लिए रुक ही कौन सकता है? हमारे कॉलेज की लड़की पहली बार फर्स्ट आई है। रानी, जल्दी तैयार हो जाओ। प्रोफेसरों और छात्राओं ने तुम्हें लेवा लाने को कहा है मुझे। क्यों पिताजी? हुआ लौटो कि कब? बताओ विभा। आज तो संभव नहीं। हाँ, कल मैं खुद आकर तुम्हें छोड़ जाऊंगी। रानी की माँ, रानी की माँ। क्या बात है? ऐसे खुश हो रहे जैसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। हाँ, खजाना ही मिला है। हमारी रानी एमए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई है। हो, मैं कितना खुश हूँ। मेरी बेटी ने मेरा मस्तक ऊंचा कर दिया। अब तो उसका विवाह कर दो। वो विवाह करना नहीं चाहती। अरे वो कॉलेज में नौकरी करेगी और साथ ही आईएएस की तैयारी करेगी। इससे क्या होगा? मेरी बेटी अफसर बनेगी। गांव के गरीब स्कूल मास्टर की बेटी अफसर, बढ़िया कार पर सवार होकर पुरुषों पर शासन करने वाली अफसर। साइलेंस प्लीज। बहनों, अपने ये ताश और कैरम के खेल बंद कीजिए और जरा मेरी ओर ध्यान दीजिए। अमृतसर लेडीज क्लब का ये सौभाग्य है कि आज यहाँ की सब डिविजनल ऑफिसर मिस आर वर्मा आईएएस ने इस क्लब की मेंबर बनना स्वीकार किया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये नारी रत्न हमारे गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट रह चुकी है। तब ये केवल रानी के नाम से जानी जाती थी। विभा, अपनी ये भाषणबाजी बंद करो। मैं तो यहाँ आई हूँ लेडीज क्लब की सदस्यों का परिचय प्राप्त करने के लिए। बहनों, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपका खेल बिगाड़ने का खेद भी। तो आइए अमृतसर की एसटीओ साहिबा, आपका मैं क्लब की सदस्यों से परिचय कराऊं। और आप हैं अमृतसर के सबसे बड़े घी के व्यापारी सेठ गुलाब चंद की धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी। नमस्कार। नमस्कार।
इनकी जुए की मेज पर सबसे अधिक रौनक रहती है, क्योंकि इन्हें हारने में ही आनंद आता है। लक्ष्मी जी, आज कितना हारी? 100 रुपया। क्या चिंता है, 100 रुपए तो सेठ जी की 5 मिनट की कमाई होगी। आप वाह, इन्हें नहीं पहचानती? आप हैं यहाँ के मजिस्ट्रेट मिस्टर रोशनलाल की धर्मपत्नी श्रीमती राधिका। तो आपने मुझे पहचान लिया? आप बदल तो बहुत गई हैं, फिर भी मुझ में फर्क क्या पड़ा है? अंग अंग भर गया है। अर्थात मैं मोटी हो गई हूँ थोड़ी बहुत। अब कुंवारी कन्या थोड़े ही हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। अच्छा, कितने बड़े हैं दोनों? लड़की 5 बरस की है और लड़का 2 का। दोनों बहुत चंचल हैं। अच्छा, किसी दिन हमारे यहाँ भी पधारिए ना। मैं अवश्य आऊंगी। हाँ जी, चलिए ना, खाना भी हमारे यहाँ खाइएगा। और आप भी भाजी। अरे धन्यवाद, मुझे तो वो जुए की मेज खींच रही है। राधिका जी, खाने की बात छोड़िए, आने का प्रयत्न करूंगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। चलिए, मैं कार तक छोड़ा। अच्छा, तो राधिका जी, ये है वो रानी जिसे छोड़कर मजिस्ट्रेट साहब ने आपसे शादी की थी। आपको कैसे मालूम? आप तो जानती ही हैं कि आपके मजिस्ट्रेट साहब हमारे सेठ जी के कितने गहरे मित्र हैं। कहना चाहिए हम निवाला हम प्याला हैं। खैर, मुझे रानी से मिलकर खुशी हुई। एक पुरुष द्वारा तिरस्कृत होकर ये कहाँ पहुंच गई। हमें धन दौलत सेवर कपड़े आदि सब सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, फिर भी हम स्वतंत्र नहीं, पुरुष द्वारा शासित हैं। इधर ये रानी है जो सब सुख सुविधाओं की स्वामिनी बनकर अनेकों पुरुषों पर शासन करती है। देश के बड़े से बड़े सरकारी पद की अधिकारिणी है। जिस पुरुष ने इसे ठुकराया था, आज वो भी इसके अधीन है। राधिका, राधिका, बहुत देर से आए हो। मालूम होता है कि आप आज फिर सेठ गुलाबचंद के मेहमान बनकर आए हैं। हाँ, वे अपने घर ले गए थे। एक मामले में उन्हें मेरी मदद चाहिए थी, और उस मदद के बदले में उन्होंने आज फिर आपको तृप्त कर दिया है। किसी मित्र के आग्रह पर एकाध पेक पीने से क्या होता है? यही कि एक आदमी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो अपनी आदमियत खो देता है। किंतु तुम्हें कौन समझा सकता है? मुझे हुआ ही क्या राधिका? जाओ, नहा धोकर जरा होश में आ जाओ। हो सकता है तुम्हारी नई अफसर यहीं पहुंच जाए। कौन? रानी? वो यहाँ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें ऊंची सर्विस का दम आ गया है। कैसे? तुम्हें मिली थी? आज सुबह मेरे कमरे के पास से होकर गुजरी, किंतु अंदर नहीं आई। शायद घबरा गई हूँ कि वो घबराएगी? वो अब पुरानी छुई मुई और झुकी हुई नेत्रों वाली लड़की नहीं है। वो अब प्रशासन का प्रबल पुर्जा बन गई है, जो निर्बल मातहतों को विशेष रूप से पीसता है। आज आते ही अपने मुंशी और चपरासी को ऐसा डांटा कि कचहरी उठते ही वो मेरे पास आए। क्यों? क्या किया था उन्होंने? रानी के विचार में चपरासी ने एक देहाती से कुछ बख्शीश ली थी। आज मुंशी वैसे ही देहाती से अशिष्टता से बोलता था। अच्छा, इसमें खुशी की क्या बात है? खुशी की क्या बात है? शासन ऐसे नहीं चलता। वो कैसे चलता है? गरीब देहातियों पर आंखें तरने से और धनपतियों की खुशामद करने से। अरे चपरासी ने एकाध रुपया यदि चाय पीने के लिए ले ही लिया तो क्या हुआ? और इन देहातियों को यदि हम कुर्सियों पर बिठाने लगे तो हमारी कुर्सी हमसे छीन लेंगे। किंतु आज तुम्हारे हृदय में उसके प्रति सहसा इतनी सहानुभूति क्यों उठी है? क्या तुम्हें कहीं मिली थी वो? हाँ, आज क्लब में भेंट हुई थी। क्या कहती थी रानी? उसने तो कुछ नहीं कहा। हाँ, आपके मित्र गुलाबचंद की पढ़ी लिखी सेठानी ने बहुत कुछ कहा। क्या कहा? हटाओ, मैंने रानी को यहाँ घर पर आने का निमंत्रण दिया था। मम्मी। अरे ज्योति बिटिया, इधर आओ। क्या हुआ? मम्मी, मेरी गुड़िया का घर टूट गया। अले फिर बन जाएगा बेटी। ज्योति, जा खेल जाकर। हाँ, तो रानी आ जाएगी क्या? शायद। तभी उसके हो रही हो और सज धज कर बैठी हो। ये सज धज वो देख चुकी है। तुम जाकर सजो सबरो और फिर होश में आने की कोशिश करो। लो, शायद वो आ भी गई है।
मैं भीतर अपने कमरे में जाता हूँ। आइए रानी जी, आइए। मुझे आने में कुछ देर हो गई शायद। बेटी, ये तुम्हारी आंटी है, नमस्ते करो। नमस्ते आंटी। बड़ी प्यारी है। हाँ रानी जी, ये आप डिब्बे कैसे उठा लाई हैं? आंटी, मेरा फ्रॉक देखो कितना सुंदर है। बहुत सुंदर। अरे तुम्हारे पास तो बहुत खिलौने हैं। मेरे पास भागने वाली मोटर भी है। अच्छा ये बताओ, क्या झूमकर चलने वाला हाथी भी है तुम्हारे पास? नहीं। और नाचने वाला बंदर? नहीं। अच्छा तो ये बताओ, झूमने वाला हाथी लोगी या नाचने वाला बंदर? बोलो। हाथी नहीं, बंदर नहीं, हाथी। मैं दोनों ही लूंगी। मैं ये नहीं हो सकता, इनमें से एक तुम्हारे छोटे भैया के लिए है। अब बताओ क्या लोगी? बंदर नहीं, मैं हाथी लूंगी। अच्छा तो ये लो अपना हाथी। और ये बताओ तुम्हारा भैया कहाँ है? हाँ अच्छा, उसका नाम बताओ। प्रकाश, वो आया के पास है। जाओ बुलाओ उसे, वो शायद सो गया है। तो ज्योति, ये लो नाचने वाला बंदर अपने भैया को दे देना। हाँ हाँ, दे दूंगी। रानी जी, आपने इतना कष्ट क्यों किया? बेटी, आंटी को धन्यवाद तो दो। थैंक यू आंटी, मैं सब खिलौने भैया के पास ले जाती हूँ। बड़ी प्यारी बेटी है। और हाँ राधिका जी, मिस्टर रोशनलाल कहाँ हैं? अंदर हैं, अभी आते हैं। लीजिए, आ गए। अरे आप कैसे भूल पड़ी? भूली नहीं, जानबूझकर आई हूँ। मुझे 2 जरूरी काम यहाँ निपटाने थे। यहाँ काम? हाँ, पहला काम था मुझे बच्चों से, उन्हें देखना था। ज्योति से मिलकर बहुत खुशी हुई। दूसरा काम है मुझे केवल आपसे। आज्ञा कीजिए। मुझे आपको धन्यवाद देना है। धन्यवाद? किस बात के लिए? मुझे नारी से अर्धनारीश्वर बना देने के लिए। अर्धनारीश्वर? हाँ, IAS में प्रवेश पाकर अर्धनारीश्वर ही तो बन गई। शरीर अवश्य नारी का रह गया, पर प्रशासन के कर्तव्य निभाने के लिए हृदय तो पुरुष का चाहिए। कठोर, अकंपित, भावनाहीन। रानी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये तो आपकी तपस्या का फल है। मुझे धन्यवाद कैसा? इसलिए कि उस तपस्या लोक में पहुंचाने के लिए पहली ठोकर आप ही ने लगाई थी। उस महान कृपा को भला कैसे भुला दूं? प्रयत्न भी करूं तो भी क्या भूल सकूंगी? तो आप मुझे यहाँ लज्जित करने आई हैं? आई तो इस नियत से नहीं थी, लेकिन आपकी ये जो हालत देख रही हूँ, इससे मुझे विश्वास हो गया है कि मैं आपको गिरने से बचा ना सकूंगी। क्या मतलब? मिस्टर रोशनलाल, यदि आप बुरा ना माने तो एक निवेदन करूं। कहिए। आप शराब पीना और रिश्वत लेना बंद कीजिए। क्षणिक आनंद के लिए अपने सोने के संसार को नष्ट मत कीजिए। अपने बीवी बच्चों का ख्याल कीजिए। लेकिन मुझे आपकी ये सीख नहीं, मैंने तो निवेदन किया है। लेकिन अगर आप नहीं संभले तो अधिकार द्वारा प्राप्त शक्ति और सामर्थ्य से भी मैं आपको ठीक रास्ते पर ला सकती हूँ। आप मेरी आज्ञा मानने के लिए विवश भी किए जा सकते हैं। शायद मैं काफी से ज्यादा कह गई, अब चलती हूँ। नमस्कार। नमस्ते राधिका। तुमने मेरी बात तो कभी मानी नहीं, अब अपनी अफसर का हुक्म तो मानना ही होगा। क्या सोच रही हो? जिस पर कभी नाक फूसी कोड़ी थी, उसका ये नया रूप कैसा लगा? नया रूप? ओ ये औरत तो बस। नया रूप। अभी आपने श्री पृथ्वीनाथ शर्मा का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे चिरंजीत। ध्वनि संयोजन कृष्ण कुमार नरूला और सुदर्शन कुमार ने किया। भाग लेने वाले कलाकार थे सुचित्रा गुप्ता, अरुणा कपूर, राम अवतार शर्मा, ललिता शंकर, कमला कुमारी चोपड़ा, रश्मि प्रभा, सीमा भार्गव और आशीष सिन्हा। यह नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।